गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज तुम लोग को हम बता रहे हैं, कल का कुछ क्वेश्चन रह गया था, वो क्वेश्चन आज क्लियर कर दे रहे हैं। क्वेश्चन था कि रूम टेम्परेचर पर पानी की अवस्था जो है वह द्रव अवस्था में रहती है। क्यों? क्योंकि पानी की अवस्था रूम टेम्परेचर में द्रव में इसलिए रहता है क्योंकि 0 डिग्री में बर्फ जमना शुरू हो जाता है और 100 डिग्री में बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो इस कारण सामान्य टेम्परेचर पर पानी जो है वह लिक्विड अवस्था में रहता है। दूसरा क्वेश्चन था कि लोहे की अलमारी भी सामान्य तापमान पर या कमरे में ठोस क्यों रहता है? तो लोहे का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, गलनांक जो होता है, वो बहुत ज्यादा होता है। बहुत टेम्परेचर पड़ने पर लोहे का गलनांक स्टार्ट होता है, मेल्टिंग पॉइंट स्टार्ट हो जाता है। इसलिए लोहे की अलमारी हमारे सामान्य तापमान पर हमारे कमरे में ठोस अवस्था में ही रहता है। और क्वेश्चन है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर या 273 केल्विन पर बर्फ ठंडा रहेगा या उससे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी को ठंडा किया जाएगा, जल को ठंडा किया जाएगा, तो कौन ठंडा रहेगा? यहाँ पर बर्फ ज्यादा ठंडा रहेगा। बर्फ ज्यादा ठंडा रहेगा। फिर 8वां क्वेश्चन था कि टेम्परेचर भाप से हमें ज्यादा जी क्वेश्चन था, एक सेकेंड। क्वेश्चन, गर्म पानी बॉइलिंग पॉइंट जो रहता है उससे वेपर हमारा ज्यादा गर्म होता है, भाप जो है वह ज्यादा गर्म रहेगा, भाप से ज्यादा जलेगा और गर्म पानी से कम। वो फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम आज और अब आज हम देख रहे हैं चैप्टर 2 का कोलाइड विलयन क्या है। कोलाइड विलयन क्या है, इसके बारे में कल हम लोग थोड़ा बड़ा पढ़े थे और आज उसके बारे में और अधिक जानकारी लेंगे। हाँ, 8वां क्वेश्चन था कि उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होती है? तो उसका आंसर है भाप। भाप से जलने की तीव्रता अधिक होगी, है ना। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम सेकेंड चैप्टर का हम कुछ पढ़ाने जा रहे हैं तुम लोग को और आगे बताने जा रहे हैं कोलाइड्स के बारे में। कोलाइडल कणों के छोटे छोटे आकार के कारण हम इन्हें आंख से नहीं देख पाते हैं, लेकिन ये कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं। जैसा कि हमने क्रियाकलाप 2.2 में देखा है, प्रकाश की किरण का फैलना टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। टिंडल नाम के एक वैज्ञानिक थे जो इसका खोज किए, उन्हीं के नाम पर टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। छोटा सा एग्जाम्पल क्रियाकलाप करके देख करके हम इसको समझ सकते हैं कि एक कमरे में छोटे छिद्र के द्वारा जब प्रकाश की किरण आती है तब वहां हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। पहला है कॉपर सल्फेट का विलयन और दूसरा में है दूध और पानी का मिश्रण। 2.3 का ए में कॉपर सल्फेट का विलयन जो है उसमें जब टॉर्च की रोशनी हम देते हैं तो उसमें टिंडल इफेक्ट नहीं पड़ता है।
और बी में दूध तथा पानी का मिश्रण है, उस पर टिंडल इफेक्ट दर्शाता है। कमरे में मौजूद धूल और कार्बन के कणों के द्वारा प्रकाश के फैलने के कारण होता है। यह कमरे में मौजूद धूल और कार्बन के कणों के द्वारा प्रकाश के फैलने के कारण होता है। घने जंगल में आच्छादन से सूर्य की किरण गुजरती है, वहां भी हम टिंडल इफेक्ट को देख सकते हैं। जंगल के कोहरे में छोटे छोटे जल के कण होते हैं, जो कि कोलाइट कणों के समान व्यवहार करते हैं। अब कोलाइट के कुछ गुणधर्म। कोलाइट के गुणधर्म, यह एक विसमांगी मिश्रण है। दूसरा, कोलाइट के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि पृथक रूप से हम आंखों से नहीं देख सकते हैं। तीसरा पॉइंट, ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं तथा उनके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। चौथा पॉइंट, जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बैठते हैं, अर्थात ये अस्थायी होते हैं। ये छनन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किया जा सकता है, किंतु एक विशेष विधि अपकेंद्रीकरण तकनीक द्वारा पृथक किया जाता है। कोलाइडल विलयन परिक्षिप्त अप्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम से बनता है। विलेय पदार्थ की तरह का घटक या परिक्षिप्त कण जो कोलाइडल के रूप में रहता है, उसे डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं, तथा वह घटक जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था निलंबित रहता है, उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। कोलाइडल को परिक्षेपण माध्यम की अवस्था और परिक्षिप्त प्रावस्था के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। सारणी 2.1 में कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। अब कुछ प्रश्न है। उदाहरण के साथ समांगी एवं विसमांगी मिश्रणों में विभेद कीजिए। समांगी मिश्रण कल हम बतलाए थे। समांगी मिश्रण में घोल, जल में जब हम चीनी या नमक को घोलते हैं, 1 चम्मच या 2 चम्मच चीनी या नमक को हम घोलते हैं, वह उसी पानी में कण जो है समावेश हो जाता है और वो हमें दिखलाई नहीं पड़ता है, वह विलयन तैयार हो जाता है। वैसा घोल, वैसा मिश्रण कहलाता है समांगी मिश्रण। और विसमांगी मिश्रण जिसमें कि दोनों आपस में घुलते नहीं है, कुछ कण या तो अवसादन के रूप में बैठ जाते हैं या ऊपर की ओर तैरने लगते हैं, इस तरह के घोल को कहते हैं विसमांगी घोल। जैसे तेल, जल या पोटेशियम परमैंगनेट में चीनी या नमक डालना, ये हमारा हुआ विसमांगी मिश्रण। दूसरा है विलयन, निलंबन और कोलाइड एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। विलयन, जल में जब हम नमक या चीनी घोलते हैं तो वो हमारा विलयन कहलाता है। उसका विलेय पदार्थ आसानी से विलायक में घुल जाता है और वह विलयन तैयार होता है। जैसे नमक चीनी या नमक चीनी जल या जल फिटकिरी या जल मिश्री का घोल। निलंबन, जब हम जल में किसी चीज को घोलते हैं, किसी पदार्थ को घोलते हैं, वह उसमें थोड़ी देर के बाद, पहले शुरू में लगता है कि वो उसमें घुल गया है, लेकिन जब हम उसे शांत छोड़ देते हैं तब देखते हैं कि उसके कण नीचे आपस में बैठे हुए हैं। तो वो निलंबन हमारा एक तरह से हो गया विसमांगी मिश्रण, वह समांगी मिश्रण नहीं हुआ। विसमांगी मिश्रण का उदाहरण हुआ तेल और पानी में। और जैसे आटे का चूर्ण या चौक को हम पानी में, ग्लास में, जल में हम 1 चम्मच जैसा डाल देते हैं, तब कुछ देर के बाद देखते हैं कि चौक
या आटा का चूर्ण उसके नीचे बैठ गया, उसकी तली में बैठ गया है, उसे हम निलंबन कहते हैं। इस तरह के घोल को निलंबन कहते हैं। और तीसरा है कोलाइड। कोलाइड भी एक विषमांगी मिश्रण है। इसमें भी आ, खूब अच्छी तरह से इसमें देखने में लगता है कि वो घुल गया है, जल में वो पदार्थ विलय हो चुका है, लेकिन वह विलय नहीं होता है। वह हमें इतनी आसानी से दिख नहीं पाता है क्योंकि उसके कण बहुत छोटे होते हैं। तो वो हो गया कोलाइड। जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब इनके भी कण तल में बैठ जाते हैं और ये स्थायी होते हैं। फिर छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते। इनके लिए एक विशेष विधि होती है जिसे कि अपकेंद्रीकरण तकनीक कहते हैं। तो इस तरह से विलयन, निलंबन और कोलाइड एक दूसरे से भिन्न है। तीसरा प्रश्न है कि एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में 293 केल्विन पर घोला जाता है, तो इस तापमान पर इसकी सांद्रता क्या होगी? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, विलयन का द्रव्यमान निकाल लेंगे। विलयन का द्रव्यमान हो जाएगा विलय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान। तो विलय का द्रव्यमान है 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड और विलायक का द्रव्यमान है 100 ग्राम। तो 36 ग्राम और 100 ग्राम को हम जोड़ देंगे तो हमारा निकल जाएगा विलयन का द्रव्यमान। तो विलयन का द्रव्यमान बराबर विलय का द्रव्यमान बटा विलायक का द्रव्यमान गुणे 100% में हम इसको निकालेंगे। तब ये होगा 36 बाई 136 इंटू 100। इसको गुणा करने पर 26.4% इसकी सांद्रता होती है। ये तीनों प्रश्न हो गया और इसके आगे फिर हम बढ़ेंगे। अब है कि मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। हम पढ़ चुके हैं कि प्रायः प्राकृतिक पदार्थ रासायनिक तौर पर शुद्ध नहीं होते हैं। मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियां प्रयोग में लाई जाती है। पृथक करने के लिए मिश्रण के प्रत्येक घटक के बारे में जानकारी प्राप्त करना और प्रयोग में लाना आसान हो जाता है। विसमांगी मिश्रण को साधारण भौतिक क्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है, जैसे हाथ से चुनकर, छन्नी से छानकर, जो हम प्रतिदिन व्यवहार में लाते हैं। कभी कभी मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए विशेष तकनीकी का भी प्रयोग किया जाता है। रंग वाले घटक यानी कि डाई को नीले अथवा काले रंग की स्याही से कैसे पृथक करेंगे? छोटा सा एक्टिविटी है कि आधा बीकर पानी लेंगे और बीकर के मुख पर वाच ग्लास रखेंगे। कुछ बूंद स्याही वाच ग्लास पर डाल देंगे और बीकर को गर्म करना शुरू कर देंगे। स्याही को प्रत्यक्ष रूप से गर्म नहीं करना चाहते हैं। हम देखेंगे कि वाच ग्लास से वाष्पीकरण हो रहा है। वाष्पीकरण होने तक गर्म करना जारी रखते हैं। वाष्पीकरण होने तक गर्म करना जारी रखते हैं। जब वाच ग्लास पर कोई परिवर्तन नहीं दिखता है तब हम उसे गर्म करना बंद कर देते हैं। अब इसे ध्यान से देखते और प्रेक्षित करते हैं। देखिए चित्र 10.2.5 में कैसे दिखला रहा है कि नीचे बर्नर है, बर्नर में बीकर है, बीकर में पानी भरा हुआ है,
पानी को हम गर्म करते हैं और पानी से जो भाप बन रहा है उसे वाच ग्लास में रखा हुआ है। वाच ग्लास में स्याही रखी हुई है और उस भाप से वाच ग्लास गर्म हो रहा है। वाच ग्लास पर कोई परिवर्तन नहीं दिखता है तब तक हम उसे गर्म करना तब हम नहीं दिखता है तब हम उसे गर्म करना बंद कर देते हैं और इसे ध्यान से देखते हैं कि क्या होता है। क्या वाच ग्लास पर से किसका वाष्पीकरण हुआ? दूसरा, क्या वाच ग्लास पर कोई अवशेष बचा है? तीसरा, क्या आप क्या प्रतिपादित करेंगे कि क्या स्याही एक शुद्ध पदार्थ है या मिश्रण है? हम पाते हैं कि स्याही जल में रंग का एक मिश्रण है। स्याही जल में रंग का एक मिश्रण है। इस तरह से हम विलायक से विलय पदार्थ को वाष्पीकरण की विधि के द्वारा पृथक कर सकते हैं। विलायक से विलय पदार्थ को वाष्पीकरण की विधि के द्वारा हम पृथक कर सकते हैं। 2.3 में देखिए, दूध से क्रीम को कैसे अलग किया जा सकता है? दूध से क्रीम को कैसे हम अलग करते हैं? आजकल बाजार में फुल क्रीम, टोन्ड, डबल टोन्ड प्रकार के दूध पॉलीपैक में आते हैं, टेट्रा पैक में पाते हैं। दूध के इन प्रकारों में भिन्न भिन्न मात्रा में वसा होती है। एक परख नली में थोड़ी मात्रा में संपूर्ण क्रीम युक्त दूध लेंगे। अब उसे अपकेंद्रीय यंत्र यानी कि सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन यानी कि घर में मक्खन निकालने वाला या दाल करने वाला एक बर्तन होता है, उसी यंत्र का हम उपयोग करेंगे। रसोई में बथरी कहा जाता है या मिक्सी से भी कर सकते हैं उसे, उसी यंत्र का प्रयोग करेंगे और हम देखेंगे कि कैसे वो उसे क्रीम को दूध से अलग कर दिया जाता है। वे क्रीम को दूध से कैसे पृथक करते हैं, वे दूध से पनीर कैसे बनाते हैं। दूध को मथने पर हम क्या देखते हैं? वो मथनी से दूध को हम मथना शुरू करते हैं। मथने के बाद देखते हैं, दूध को मथने पर हम क्या देखते हैं कि दूध में से क्रीम का पृथक्करण भी कैसे करते हैं और दूध को मथने से हम क्या देखते हैं। कभी कभी द्रव में मौजूद ठोस कण इतने छोटे होते हैं कि छानक पत्र से बाहर निकल आते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। कणों को पृथक करने के लिए छानन विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऐसे मिश्रणों को अपकेंद्रण के द्वारा पृथक किया जाता है। अपकेंद्रण के द्वारा पृथक किया जाता है, जो भी हम बतलाए कि मथनी के द्वारा इसे तेजी से घुमाया जाता है और उससे आगे पीछे घुमा करके धीरे धीरे मक्खन ऊपर आ जाता है और भारी कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं। तो ऐसे मिश्रणों को अपकेंद्रण के द्वारा पृथक किया जाता है। इस सिद्धांत के आधार पर जब इसे तेजी से घुमाया जाता है तो भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण ऊपर की ओर आ जाते हैं। जांच प्रयोगशाला में भी रक्त और मूत्र की जांच में, डेयरी तथा घर में क्रीम से मक्खन निकालने की प्रक्रिया में, तीसरा कपड़े धोने की मशीन में भींगे हुए कपड़ों से जल निचोड़ने में यही प्रक्रिया होती है। दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक करते हैं? दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक करते हैं? देखिए, कीप के प्रयोग से हम मिट्टी का तेल लेंगे और मिट्टी के तेल को जल से पृथक करने का प्रयास करेंगे। मिट्टी के तेल और जल के मिश्रण को एक पृथक्करण कीप पे रखेंगे। कुछ देर तक इसे शांत छोड़ देंगे ताकि जल तथा तेल पृथक पृथक परत में तैयार हो जाए। पृथक्करण कीप के स्टॉप कॉर्क को खोलें
और सावधानी पूर्वक नीचे वाले जल की परत को निकाल लें। जैसे ही तेल नीचे पहुंचे स्टॉप कॉक को बंद कर देंगे। चित्र देखिए कि स्टॉप कॉक नीचे लगा हुआ है और जल भारी रहने के कारण जल नीचे है, मिट्टी का तेल ऊपर की ओर जमा है। अघुलनशील द्रवों का पृथक्करण 2.6 के चित्र में देखिए। अनुप्रयोग: तेल तथा जल के अघुलनशील मिश्रण को पृथक करने में, धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक करने में। इस विधि के द्वारा हल्के स्लैग यानी कि धातु मल को ऊपर से हटा लिया जाता है तथा भट्टी की निचली सतह पर पिघला हुआ लोहा शेष रह जाता है। सिद्धांत के अनुसार आपस में नहीं मिलने वाले द्रव अपने घनत्व के अनुसार विभिन्न परतों में पृथक हो जाते हैं। 2.3 में देखते हैं कि नमक तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को कैसे अलग करते हैं। अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में पहुंचता है। ये आप लोग को फर्स्ट चैप्टर में भी हम पढ़ाए थे ऊर्ध्वपातन की क्रिया में कि अमोनियम क्लोराइड, कपूर और नैप्थलीन की गोली ये डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। उसका एग्जाम्पल देखिए 2.7 के चित्र में। अमोनियम क्लोराइड की अवस्था में परिवर्तित सीधे ठोस गैस की अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार मिश्रणों जिनमें ऊर्ध्वपातित हो सकने वाले अवयव हो वो ऊर्ध्वपातित न होने योग्य अशुद्धियों से पृथक करने के लिए ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। ऊर्ध्वपातन याद होगा आप लोग को। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, किसको कहते हैं? इस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। अमोनियम क्लोराइड, कपूर, नैप्थलीन और एंथ्रासिन इत्यादि ऊर्ध्वपातित होने योग्य ठोस पदार्थों के कुछ उदाहरण हैं। 2.7 में देखिए ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया द्वारा अमोनियम क्लोराइड तथा नमक का पृथक्करण हो रहा है। क्या काली स्याही में डाई एक ही रंग है? क्या काली स्याही में डाई एक ही रंग है? इसे देखते हैं क्रियाकलाप करके। छनक पत्र की एक पतली परत लेंगे, उसके निचले किनारे से 3 सेंटीमीटर ऊपर पेंसिल से एक लाइन खींच देंगे। उस रेखा के बीच में जल में घुलनशील काली स्याही की एक बूंद रखेंगे और इसे सूखने देंगे। जार, बीकर या परख नली में जल लेंगे और उसमें इस छनक कागज को इस प्रकार रखेंगे कि वह जल की सतह से ठीक ऊपर रहे। जल की सतह से ठीक ऊपर है, जैसा कि चित्र 2.8 के ए में दर्शाया गया है। अब इसे शांत छोड़ देंगे। जैसे ही जल छनक पत्र पर ऊपर की ओर उठेगा, जैसे ही जल छनक पत्र पर ऊपर की ओर उठेगा, सावधानी पूर्वक देखेंगे, अवलोकन को लिखेंगे। जैसे से जल ऊपर की ओर उठता है, छानक पत्र पर क्या देखेंगे? क्या आपने छानक पत्र के टुकड़े पर विभिन्न रंगों का अवलोकन किया? आपके मतानुसार रंग में के स्थान का छानक पत्र ऊपर की ओर उठने का कारण है? जो स्याही हमने प्रयोग की उसमें जल विलायक के रूप में है। जो स्याही हमने प्रयोग की उसमें जल विलायक के रूप में है तथा डाई
विलय के रूप में है। जैसे ही जल छानक पत्र पर ऊपर की दिशा की ओर अग्रसर होता है तो डाई के कणों को भी अपने साथ ले लेता है। प्रायः डाई दो या दो से अधिक रंगों का मिश्रण होता है। रंग वाला घटक जो कि जल में घुलनशील है वह तेजी से ऊपर उठता है और इस प्रकार रंगों का पृथक्करण करना संभव हो जाता है। तो मिश्रण से घटकों को पृथक करने की इस विधि को क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। ग्रीक में क्रोमा मीन्स रंग होता है, क्रोमा मीन्स कलर होता है, रंग होता है, और इसलिए इस विधि को कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। इस विधि को सबसे पहले रंगों को पृथक करने में प्रयोग किया गया था, इसलिए इसका नाम क्रोमेटोग्राफी पड़ा। यह एक ऐसी विधि है जिसका प्रयोग उन विलय पदार्थों को पृथक करने में होता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले हुए होते हैं। तकनीकी में विकास के साथ ही क्रोमेटोग्राफी में नई तकनीकी का विकास हुआ, जिसके बारे में हम और आगे क्लास में पढ़ेंगे। अनुप्रयोग डाई में रंगों को पृथक करने में होता है, प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को पृथक करने में होता है, रक्तशीले नशीले पदार्थ को पृथक करने में होता है। अब है दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को हम कैसे अलग करते हैं। द्रवों के मिश्रण को कैसे अलग करते हैं ये हम देखेंगे अभी। हम एसीटोन और जल को उनके मिश्रण से पृथक करने का प्रयास करेंगे। मिश्रण को आसवन फ्लास्क में लेंगे और इसमें एक थर्मामीटर लगाएंगे। उपकरण को दिए गए चित्र 2.9 के अनुसार व्यवस्थित करेंगे। 2.9 ये चित्र बतला रहा है कि दो घुलनशील द्रव को हम कैसे अलग करेंगे। दोनों घुलनशील जब है तो ये घुलनशील द्रव आसवन विधि से हम पृथक करेंगे, अलग करेंगे। इसके लिए देखिए चित्र सजाया गया है। चित्र में किस तरह से सजाया गया है। मिश्रण को धीरे धीरे गर्म करके सावधानी पूर्वक थर्मामीटर का अवलोकन करेंगे। हम देखेंगे कि जैसे ही गर्म होता है धीरे धीरे तो एसीटोन वाष्पीकृत होता है तथा संघनित होकर संघनक द्वारा बाहर निकलने पर इसे बर्तन में एकत्रित किया जाता है। इसे बर्तन में एकत्रित कर लिया जाता है। जल आसवन फ्लास्क में शेष रह जाता है। जैसे जल था वह फ्लास्क में रह जाता है। जब मिश्रण को हम गर्म करना शुरू करते हैं तब हम क्या देखते हैं? कुछ समय के लिए किस तापमान पर थर्मामीटर का पाठ्यांक स्थिर होता है, या एसीटोन का क्वथनांक क्या है। दोनों घटकों को हम पृथक कर पाते हैं तो क्यों कर पाते हैं? इस विधि को हम कहते हैं आसवन विधि। खूब ध्यान से समझिएगा कि इसका उपयोग वैसे मिश्रण को पृथक करने में किया जाता है जो विघटित हुए बिना उबलते हैं, विघटित हुए बिना उबलते हैं तथा जिनके घटकों के क्वथनांकों के मध्य अधिक अंतराल होता है। जिनके घटकों के क्वथनांकों में यानी कि उसके बॉयल होने में उसके बॉइलिंग पॉइंट के मध्य अधिक अंतराल होता है, वैसे ही घुलनशील द्रव को हम आपस में अलग कर सकते हैं। दो या दो से अधिक
घुलनशील द्रवों जिनके क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम होता हो। 2 या 2 से अधिक घुलनशील द्रवों जिनका क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम होता है के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए वायु से विभिन्न गैसों का पृथक्करण तथा पेट्रोलियम उत्पादों से उनके विभिन्न घटकों का पृथक्करण। इसका उपकरण साधारण आसवन विधि के समान ही होता है, केवल आसवन फ्लास्क और संघनक के बीच एक प्रभाजी स्तंभ का प्रयोग किया जाता है। साधारण प्रभाजी स्तंभ एक नली होती है जो कि शीशे के गुटकों से भरी होती है और ये गुटके वाष्प को ठंडा और संघनित होने के लिए सतह प्रदान करते हैं, जैसा कि चित्र 2.10 में दर्शाया गया है। चित्र 2.10 में प्रभाजी आसवन है। अब हम देख रहे हैं वायु से गैसों को कैसे प्राप्त करते हैं। प्रभाजी आसवन जो हो रहा था, दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों के बीच आसवन फ्लास्क और संघनन के बीच प्रभाजी स्तंभन। अब हम देख रहे हैं वायु से गैसों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। वायु से गैसों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। वायु एक समांगी मिश्रण है तथा इसके घटकों को प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक किया जा सकता है। प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक किया जा सकता है। प्रवाह चित्र 2.11 में इस विधि के चरण विभिन्न चरणों को दर्शाता है। ये है प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक करने की विधि और इनको अलग अलग चरणों में दिखलाया गया है। तो वायु दाब बढ़ाकर तथा तापमान को कम करके वायु को संपीड़ित तथा ठंडा किया जाता है। फिर द्रव्य वायु, जब ये द्रव्य हो जाते हैं तो द्रव्य वायु को प्रभाजी आसवन कॉलम में वायु को धीरे धीरे गर्म किया जाता है, धीरे धीरे गर्म करना है। फिर विभिन्न ऊंचाइयों पर गैसों का पृथक्करण, विभिन्न ऊंचाइयों पर गैसों का पृथक्करण होगा। क्वथनांक, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है और वायु प्रतिशत आयतन में। ऑक्सीजन है तो इसका -183, आर्गन का -186 और नाइट्रोजन -196। और वायु में प्रतिशत में जब हम देखते हैं तो 20.9 ऑक्सीजन का प्रतिशत, आर्गन है 0.9% और नाइट्रोजन का 78.1%। इस तरह से वायु से गैसों को प्राप्त करने के लिए प्रवाह चित्र दर्शाया गया है। 2.12 में वायु के घटकों का पृथक्करण का चित्र दिखलाया गया है। दबाव, वायु में दबाव डाला गया है, फिर गर्म वायु है ना। चित्र को देखिए, इसको बोर्ड में अच्छी तरह से समझा देंगे। यदि हम वायु से ऑक्सीजन गैस, यदि हम वायु से ऑक्सीजन गैस को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें वायु में उपस्थित दूसरी गैसों को पृथक करना होगा, दूसरी गैसों को पृथक करना होगा। द्रव वायु प्राप्त करने के लिए पहले वायु पर दबाव बढ़ाया जाता है,
द्रव वायु प्राप्त करने के लिए पहले वायु पर दबाव बढ़ाया जाता है और फिर ताप को घटाकर उसे ठंडा कर संपीड़ित किया जाता है। इस द्रवित गैस को प्रभाजी आसवन स्तंभ से धीरे धीरे गर्म किया जाता है, जहां सभी गैसें विभिन्न ऊंचाइयों पर अपने क्वथनांक के अनुसार पृथक हो जाती है, जैसा कि चित्र 2.12 में दिखाया जा रहा है। दो 2.12 में देखिए अलग अलग गैस का अलग अलग उनका क्वथनांक है। द्रव्य वायु नाइट्रोजन, निर्गत आर्गन, द्रव्य ऑक्सीजन, वायु में उपस्थित गैसों को उनके बढ़ते हुए क्वथनांक के अनुसार व्यवस्थित करें। 2.13 जल धर्म में जल शुद्धि निकाय। पहले हम वायु में उपस्थित गैसों को उनके बढ़ते क्वथनांक के अनुसार व्यवस्थित करते हैं। जब वायु को ठंडा किया जाता है तो कौन सा घटक पहले द्रव में परिवर्तित होता है? किसी अशुद्ध नमूने में से शुद्ध कॉपर सल्फेट कैसे प्राप्त करते हैं? अशुद्ध नमूने में से शुद्ध कॉपर सल्फेट कैसे प्राप्त करते हैं? क्रियाकलाप 2.9 में हम देखते हैं। एक चीनी की प्याली लेंगे, लगभग 5 ग्राम अशुद्ध कॉपर सल्फेट लेंगे। दूसरा, जल की न्यूनतम मात्रा में इसे घोल देंगे, अशुद्धियों को छान लेंगे। संतृप्त विलयन प्राप्त करने के लिए जल को कॉपर सल्फेट के घोल से वाष्पीकृत करेंगे। संतृप्त विलयन प्राप्त करने के लिए जल को कॉपर सल्फेट के घोल से वाष्पीकृत करेंगे। विलयन को छनक पत्र से ढक देंगे तथा कमरे के तापमान पर इसे दिन भर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, शांत छोड़ देंगे। अब कॉपर सल्फेट के क्रिस्टलों को चीनी मिट्टी की प्याली से प्राप्त करेंगे। इस प्रक्रम को क्रिस्टलीकरण कहा जाता है। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को चीनी मिट्टी की प्याली में प्राप्त करेंगे। तो इस तरह की जो प्रक्रिया होती है, इस तरह का जो प्रक्रम होता है, उसको कहते हैं क्रिस्टलीकरण या क्रिस्टलाइजेशन, क्योंकि इसमें क्रिस्टल प्याली में जमा हो जाता है, क्रिस्टल जमा हो जाता है। चीनी मिट्टी की प्याली में हम क्या अवलोकन करते हैं? दूसरा, क्या क्रिस्टल एक समान दिखलाई देता है? तीसरा, चीनी मिट्टी की प्याली में रखे द्रव से क्रिस्टल को कैसे पृथक करेंगे? तो क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग हम ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। क्रिस्टलीय पदार्थ विधि का प्रयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। उदाहरण के लिए समुद्री जल से जो नमक हम प्राप्त करते हैं, उसमें बहुत सी अशुद्धियां हो सकती है। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग किया जाता है। अब क्रिस्टलीकरण वह विधि है जिसके द्वारा क्रिस्टल के रूप में जो शुद्ध ठोस को विलयन से पृथक किया जाता है, विलयन से शुद्ध ठोस को पृथक किया जाता है। तो उसे क्रिस्टलीकरण विधि साधारण वाष्पीकरण विधि से निम्न कारणों से उत्तम होती है। देखिए किन किन कारणों से उत्तम होती है। सबसे पहला, कुछ ठोस विघटित हो जाते हैं या कुछ चीनी के समान गर्म करने पर झुलस जाते हैं। छानने के पश्चात भी अशुद्ध विलय पदार्थ को विलायक में घोलने पर छानने के पश्चात भी अशुद्ध विलय पदार्थ को
विलायक में घोलने पर विलयन में कुछ अशुद्धियां रह सकती है। वाष्पीकरण होने पर ये अशुद्धियां ठोस को दूषित कर सकती है। ठोस को दूषित कर सकती है। अनुप्रयोग समुद्री जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करने में और अशुद्ध नमूने से फिटकिरी को पृथक करने में मदद करता है। इस प्रकार हम मिश्रण की प्रकृति के अनुसार ऊपर दी गई विधियों में से किसी का प्रयोग करके हम शुद्ध पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। आज हम यहाँ तक रहने देते हैं और इसके आगे कल हम प्रश्न 1, 2, 3 क्वेश्चन आंसर कल करेंगे। पेट्रोल और मिट्टी का तेल जो कि आपस में घुलनशील है या नहीं है, वो क्वेश्चन के मिश्रण को हम कैसे अलग करेंगे कल हम आप लोग को बतलाएंगे। थैंक यू।